सॉरी, थोड़ा सा इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। पहले क्या था कि हमारे पास जो था यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मैंने गलती से यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में लिख दिया था, तो उसकी वजह से मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। इशू ये था, यहाँ पर वेन्स ने ये फॉर्मूला दिया, हमारे पास जो ये पूरा फॉर्मूला है, इसमें ये फैक्टर जो दिखाई दे रहा है वो कुछ इस तरीके का प्लॉट होता है जब हम प्लॉट करते हैं इसको ग्राफ के ऊपर, ठीक है। अब अगर आपको मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में हल्की फुल्की सी भी आइडिया है तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी का फंक्शन दोनों क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई होकर जो इनका इफेक्ट आएगा वो जो दोनों का मल्टीप्लाई के बाद इफेक्ट होगा वही प्लॉट होगा ग्राफ पे। अब आप देखिए कि जब ये जीरो की तरफ आ रहा है या लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ जा रहा है तो ये जो है फंक्शन ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये एनर्जी डेंसिटी जो है इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। वहाँ पर हमने प्लस इसके साथ गुणा किसकी कर दी है या मल्टीप्लिकेशन किसकी कर दी है, म्यू की कर दी है, तो अब ये बिल्कुल इन्फिनाइट हो गया। तो ये जो आपका वेन्स फॉर्मूला था ये क्या कर रहा था, ये यहाँ तक तो ठीक कर रहा था बात, इस पूरे एरिया तक, अगर मैं इसको इस तरीके से दिखाने की कोशिश करूं, लेकिन जो लोअर फ्रीक्वेंसी थी वहां आकर के ये फेल हो रहा है, क्योंकि वहां ये क्या दिखा रहा है, एनर्जी दिखा रहा है इन्फिनिटी या बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी दिखा रहा है, जबकि कर्व में ऐसा कुछ नहीं है कि अब जब लोअर फ्रीक्वेंसी के ऊपर एनर्जी जो है डेंसिटी वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो, ठीक है। दूसरी बात, चलिए इसकी थोड़ी सी लिमिटेशंस आ गई। अब रेलिग ने जो है ये बीड़ा उठाया कि इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ मैं, देखता हूँ कि किस तरीके से सोल्व हो सकता है। तो उसने क्या किया, उसने थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ करते हुए एक सबसे पहली चीज़ क्या कही कि देखिए जब कैविटी को हम लोग हीट करते हैं जब कैविटी को हम लोग, तो हो क्या रहा है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो जिनसे मिलकर के बनी है उस वाइब्रेशन के अंदर उसने एक पर्टिकुलर चीज़ बोली कि उसने कहा कि ये हार्मोनिकली ऑसिलेट करते हैं, ठीक है, हार्मोनिकली ऑसिलेट करते हैं। तो उसने कहा कि ये जो हार्मोनिक्स हैं ये हार्मोनिक्स हर फ्रीक्वेंसी के हैं, जब वो इस तरीके से मूव करता है तो पहली बात ये कि वो हर तरीके के हार्मोनिक्स, हर तरीके का ऑसिलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हर तरीके के ऑसिलेशंस की वजह से हमें हर फ्रीक्वेंसी की लाइट मिल रही है, क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी से वो लोग वाइब्रेट या हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहे हैं वही एनर्जी वो रेडिएट भी करते हैं उसी फ्रीक्वेंसी की। और यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो हर तरीके का वाइब्रेशन कर रहे हैं, तो हमें हर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन भी एमिट मिल रही है इससे होती। पहली बात ये ठीक। अब कितनी एनर्जी की फॉर्मूला निकालने की कोशिश थी कि भाई एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला निकालने की कोशिश जब रेलिग ने की तो उसने सबसे पहले क्या लगाया, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब ये सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत में बेसिकली अगर हम लोग देखें तो हमें जब इसके फेलियर की बात करनी पड़ती है तो सबसे पहले हमें एक ब्रीफ सी या एक मोटे टौर पे अगर कहूँ तो काफ़ी सारे डोमेन्स की बेसिकली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी या कॉन्सेप्चुअल डिमांड होती है कि आपको इन सब के बारे में हल्का फुल्का आइडिया है। तो हम यहाँ बेसिक सी बात करते हैं। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि अगर आपके पास डिफरेंट मोड्स हैं वाइब्रेशन के और अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो हर एक मोड को आप इस तरीके से देख सकते हो कि हर एक मोड में अगर मैं एनर्जी को देखूं तो हर मोड में वो एनर्जी जैसे इक्वली बटी होगी। मान लीजिए आपके पास 5 मोड है, 10 जूल एनर्जी है फॉर एग्जांपल, तो हर मोड के अंदर आपके पास 2-2 जूल की एनर्जी होगी एवरेज, ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है। अब हमारे पास जो मोड्स हैं वाइब्रेशन के इस अकॉर्डिंग टू रेलिग वो इनफाइनाइट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने बात की क्या, किस चीज़ पे हमने बात की, एनर्जी डेंसिटी इनसाइड ए कैविटी। अब इक्विलिब्रियम पे आ गई है, वो किसके बराबर होगी, हमारे पास होगी एनर्जी डेंसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। जो बॉडी है हमारे पास, ब्लैक बॉडी है, इसके जो चार्ज पार्टिकल की एनर्जी डेंसिटी है वही हमारे पास एनर्जी डेंसिटी होगी किसकी, कैविटी के अंदर एनर्जी की, ठीक है। पहली बात ये। दूसरी बात ये थी कि दूसरा चीज़ इसमें हम लोग देखते हैं वो ये कि इस एनर्जी को जो ये पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं अंदर, वो जो एनर्जी रेडिएट करते हैं उस एनर्जी को निकालेंगे कैसे। उसके लिए उसने एक फॉर्मूला दिया, हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशंस की जो एवरेज एनर्जी है उसको किससे,
नंबर ऑफ मोड ऑफ रेडिएशन इन फ्रीक्वेंसी इंटरवल, हम लोग बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। आपके पास ये नंबर ऑफ मोड्स हैं फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। ये एक फॉर्मूला दिया, अगर आपको एक फ्रीक्वेंसी रेंज दे दी जाए, फॉर एग्जांपल कोई भी अगर आपको रेंज दे दी जाए, तो आप उसकी अकॉर्डिंगली v की वैल्यू पुट करिए और आपको नंबर ऑफ मोड्स उसके अंदर निकल आएंगे, ठीक है। पहली चीज़ नंबर ऑफ मोड्स का फॉर्मूला दिया। दूसरी साथ में इसने क्या कहा कि नंबर ऑफ मोड्स आ जाए मेरे पास और एवरेज एनर्जी पर मोड आ जाए। तो मैं अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं, नंबर ऑफ मोड्स आ गए इनटू एवरेज एनर्जी पर मोड आ गई, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, डेंसिटी आ जाएगी, टोटल एनर्जी डेंसिटी जो UVT यहाँ पर इस प्लॉट पे मैं इस ग्राफ पे प्लॉट कर सकता हूँ, ठीक है। ई निकालने के लिए क्या किया, अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा रुकते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। ई निकालने के लिए क्या किया, उसने कहा कि नंबर ऑफ मोड्स जो है इनफाइनाइट है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी फ्रीक्वेंसी आप ले सकते हो, कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी किसी भी लेवल की, ठीक है। तो उसमें से हर एक मोड के लिए एनर्जी निकालने के लिए टोटल जो आपके पास क्या है उसने यूज़ किया यहाँ पर कॉन्टीन्यूस मैथमेटिक्स, या आप इसको बोल सकते हैं इंटीग्रेशन का उसने यूज़ करते हुए पर मोड एनर्जी निकालने की तैयारी की, जिसमें उसने एनर्जी को क्या माना, मोड्स को एनर्जी को क्या माना कि वो कॉन्टीन्यूस फॉर्म में है और वहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मोड्स हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली उसका फॉर्मूला निकल के रखे आया यहाँ पर ये। इस फॉर्मूले को जब हम लोग देखते हैं ध्यान से तो क्या होगा, लार्ज फ्रीक्वेंसी पे ये जो फैक्टर है ये एनर्जी को इनफाइनाइट कर देगा, एनर्जी डेंसिटी को क्या करेगा, इनफाइनाइट कर देगा। इस फैक्टर V क्यूब म्यू क्यूब की वजह से इनफाइनाइट एनर्जी आ जाएगी। अब इसकी मीनिंग क्या है, अब हम एक टर्म पढ़ते हैं इसमें, अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफ। इस बेसिकली मीनिंग हमने कभी पढ़ा हुआ बुक्स में शायद, तो ये मीनिंग क्या क्या बोलता है ये पॉइंट हमारे पास कि अगर मान लीजिए अल्ट्रा वायलेट रेंज की फ्रीक्वेंसी है तो उस वक्त पे जो एनर्जी डेंसिटी होगी वो इनफाइनाइट के करीब हो जाएगी, मतलब इतनी ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी ये ब्लैक बॉडी से निकलने वाली जो कि इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब कि बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट की एनर्जी इससे रेडिएट होगी। अब अगर इतनी ज़्यादा एनर्जी इससे रेडिएट होगी तो जिस भी पार्टिकल से इनकाउंटर करेगी, जिस भी जगह ये जाएगी वहाँ ये उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो इसीलिए इसको कैटास्ट्रोफ बोलते हैं कि विध्वंसक है ये बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब था कि यहाँ पर एक सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि ये लो फ्रीक्वेंसी के लिए तो ठीक चल रहा था, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी जैसे ही आ रही थी ये वहाँ पर चूक कर रहा था। अब सबसे पहली चीज़ें जो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे वो ये कि यहाँ से निकल करके हम लोग जब जैसे ही प्लैंक्स, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमें हो सकता है कि ये किस तरीके से किया गया इंटीग्रेशन, ये हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के जब टॉपिक्स को देखेंगे तब उसके अंदर ये चीज़ आ सकती है कि ये इसमें हो क्या रहा था यहाँ पर। लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए रेलिक का कंक्लूजन क्या था, उसके हिसाब से एनर्जी डेंसिटी जिसमें उसने थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ किया उसके हिसाब से ये एनर्जी डेंसिटी होनी चाहिए थी। दो फंडामेंटल काम रेलिक ने यहाँ पर किए हैं। पहली चीज़ कि उसने ऑसिलेशंस माना है, हार्मोनिक ऑसिलेशंस हो रहा है किसका, आपके पास जो भी चार्ज पार्टिकल अंदर है कैविटी के। पहली बात ये याद रखनी है कि हार्मोनिक ऑसिलेशंस माना और इन्हीं ऑसिलेशंस के अकॉर्डिंगली उसने एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनफाइनाइट नंबर ऑफ अलग अलग फ्रीक्वेंसी के मोड्स में, और उसके हिसाब से जब एनर्जी निकालने की कोशिश की, डेंसिटी निकालने की कोशिश की, तो उसके पास ये आई। तो दो चीज़ें हमारे पास, पहला हमें ये देखना है कि हार्मोनिक ऑसिलेशंस थे, दूसरी हमने क्या किया कि इसके अंदर हर ऑसिलेशंस को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली वो देने की कोशिश की, ठीक है। अब आप एक चीज़ और देखिए ध्यान से, हर मोड के पास जो एनर्जी आ रही है बहुत छोटी आ रही है, क्योंकि के जो है वो 10⁻⁻23 फैक्टर का है, ठीक है। तो बहुत छोटी छोटी एनर्जी उसने इनफाइनाइट नंबर ऑफ लार्ज उसको प्रोवाइड करवा दी। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला ये चीज़ भी फेल हो गई। अब यहाँ इस चीज़ को देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे हम फिजिक्स को या पर्टिकुलरली इंडिया में जो है वो क्या तरीके से देखते हैं कि हमें फार्मूले पता होने चाहिए, हमें उसके ऊपर 4-5 क्वेश्चन हम जब न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो हमें पता है कि ये हमें गिवन होगा, ये हमें गिवन होगा, और हमें अगर थोड़ी बहुत थ्योरी अगर बात करें तो वो चीज़ को पुट करना है
और अकॉर्डिंगली हमें क्वेश्चन का आंसर करना है, दैट्स इट। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी है कि हमें उसके इफ़ और बट का कुछ नहीं पता होता कि वो हो क्यों रहा है, किस तरीके से, बट ठीक है कुछ टर्म्स हैं वो याद करनी है कि हाँ ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। तो मैं कोशिश करूँगा और बाकायदा आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स में आप प्लीज़ कुछ ना कुछ जो भी आपको लगे कि हाँ लॉजिकली ये कैसे बन गया या ये कैसे हो गया, तो उन चीज़ों को ज़रूर क्वेश्चन कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अभी के लिए हमारे पास यहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्लैंक्स जो कि आगे चल करके इस फॉर्मूले को ठीक करने की कोशिश करता है, इस पे काम करता है। उसने ये सोचा नहीं, लेकिन किस तरीके से चीज़ें बदलती हैं उसके लिए और जो उसके पास रिजल्ट आते हैं, तो उसके लिए वो रिजल्ट को एक्सप्लेन करना खुद के लिए ही बहुत मुश्किल हो रहा था कि ये क्या हमने इसमें कर दिया है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और देखते हैं कि प्लैंक्स क्या करता है। सिर्फ यहाँ से 2 टेक अवे हैं यहाँ पर। पहला, आपने ये ग्राफ देखा, ठीक है, इस ग्राफ को हमें प्रूव करना है, किस तरीके से थ्योरी प्रूव होगी। दूसरा, रेलिंग ने हम काफ़ी अच्छा और सुंदर एफर्ट डाला इसके अंदर निकालने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी थी जिसको कौन इंप्रूव करेगा आगे चलकर, प्लैंक्स इंप्रूव करता है और जो रिजल्ट आते हैं वो स्ट्राइकिंग थे, वो अलग थे। तो उसको देखने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच और प्लीज़ आप कमेंट जरूर करके बताइए लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।